तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं कान्हा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स में। तो भाई देखो, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने आखिरी वीडियो में आपको बताया भी था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन पे लाएंगे कैलकुलस की प्लेलिस्ट में। इंटीग्रेशन आ चुका है, प्रैक्टिस शीट की चिंता मत करिए, वो अभी तैयार हो रही है, अपलोड जल्दी कर देंगे। देखो मैं ही हूँ यार, प्रैक्टिस शीट भी बनानी है, मैं ही उसको वीडियो बनाना है, एडिट करना, अपलोड करना है, तो थोड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता है ये। बट एनीवेज, लेट्स इग्नोर दैट एंड लेट्स स्टार्ट आवर इंटीग्रेशन। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी, और डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते थे आप? डेरिवेटिव बोलते थे, राइट। अब आप जस्ट उसका उल्टा पढ़ोगे, जिसको आप बोलोगे इंटीग्रेशन। क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को मैथ्स में मतलब एक्चुअली एक मैथ्स का टर्म है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन ये वर्ड का मतलब है प्रोसेस है, कि नाउ एक वर्ब है, ठीक है, क्रिया है। इंटीग्रेशन क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मतलब गलत जगह गलत वर्ड यूज करते हैं। आप बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड, ये इंटीग्रेशन बोथ द साइड, तब इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेटिंग आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। फिर ऑन इंटीग्रेटिंग है, फिर हाँ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो उसको बोल देते वी हैव टू इंटीग्रेशन दिस या वी हैव टू इंटीग्रेटिंग दिस, ऐसा कुछ बोल देते, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इधर पे इस पे स्टिक करो, इसकी टर्मिनोलॉजी पे। तो ये प्रोसेस है, वर्ब है, ऐसे डिफरेंशिएशन भी प्रोसेस है, वर्ब है। ठीक है, इंटीग्रल उस ब्रांच का नाम है जिसको पूरे आप इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हो। कैलकुलस की एक ब्रांच है ये, तो उसको इसलिए आप इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हो, कैलकुलस बोलते हो। ठीक है, कैलकुलस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कलन बोलते हैं, और बताया होगा शायद आपको। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन या प्रति अवकलज। भाई बहुत बड़े बड़े वर्ड है, तो इंग्लिश मीडियम वाले उनसे का कोई मतलब नहीं, हिंदी मीडियम वाले भी सुन ले कि आपको ये काम आएगा 11th क्लास और 12th क्लास में। 12th में स्पेशली इंटीग्रेशन में काम आएगा समाकलन और प्रति अवकलज। देखो समाकलन मतलब तो ये इंटीग्रेशन का हिंदी है, और प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव का हिंदी वर्ड है। अवकलज मतलब डेरिवेटिव होता है, प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है तो देखो, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस चीज को एकदम रट्टा मार लो कि ये जो है इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर आप किसी चीज को मतलब किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक मिनट रुकिएगा, अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको जो आंसर आएगा, उस आंसर को जब आप उसी x या जिसके भी रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया उसी के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा nxn-1। इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो मेरे पास वापस वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल तभी आपको पढ़े नहीं आते, बट मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन के रूल में जब इसको इंटीग्रेट करूँगा dx के रेस्पेक्ट में तो 2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर में ऐसा चेंज होगा, तो 2 बाहर आ गया, और x की पावर n+1/n+1 हो जाता है, तो x की पावर 1+1 हो गया 2/2 इंटू 2, तो इसको काटने पे x स्क्वायर आ गया बस। तो ये एकदम रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चूंकि रिवर्स होता है तो डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में सब कुछ नाम भी रखना था, तो उसको बुला दिया एंटी डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अवकलज। जहाँ पे अवकलज का मतलब होता है डेरिवेटिव और प्रति का मतलब होता है एंटी, अपोजिट, अपोजिशन बताने को। ठीक है, अब देखो देखो अब इसका नोटेशन कैसे होता है, ये इसका नोटेशन होता है ऐसे। एक्चुअली ऐसे देखा होगा आपने इंटरनेट में, या थोड़ा ऐसे और घुमा के डेकोरेट करके इटैलिक्स में होता है ये, बट जब हम लिखते हैं तो हम आमतौर पे ऐसे ही बना देते हैं इसको, एस जैसे। तो नोटेशन ये एक्चुअली एस लेटर से इवॉल्व हुआ है। इसके बारे में अगर और जानना है नोटेशन के बारे में तो आप विकीपीडिया पे देख सकते हो, उधर भी ये चीज़ लिखी कि ये लेटर एस से जो है इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब जरा ठीक है, अब इधर देखो। अब इधर आपने जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कर्व का स्लोप निकालने को यूज होता है, तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंशिएशन से ही थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है तो हाँ, अगर ये डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, इसका मतलब इसका भी ग्राफ में कुछ तो यूज होता है, बिल्कुल होगा। देखो एक नॉर्मल कंडीशन से पहले कर्व जान लो, अपन डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही पढ़े थे ना।
अपन कर्व को देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कर्व कैसा बनता था अपना, है ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है लीनियर इक्वेशन अपनी, अपन उसमें पढ़े थे कर्व कैसा बनेगा तो उसका एरिया स्लोप कैसे निकलेगा, है ना। अपन यहाँ पे ऐसा थीटा बना लेते थे, उसका tan थीटा कर देते थे, या फिर यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर खींच देते थे और इस ट्राइंगल का जो है बेसिकली स्लोप निकाल देते थे, कैसे करके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, या फिर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करके। अब इधर पे अपने को क्या करना है, वो स्लोप तो निकल गया। आपने पढ़ा होगा ग्राफ में दो चीजें होती है निकालने के लिए, स्लोप और एरिया, ठीक है, हर ग्राफ में स्लोप और एरिया निकलता है। हाँ, अब वो कहीं फिजिक्स में ऐसा होता है कि ग्राफ पे कई जगह ये मान्य होता है, कई जगह नहीं होता। अब जैसे आप स्पीड और टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकालोगे तो स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम, अगर हाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलो तो एक्सेलरेशन आएगा, चलो ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ वो निकालोगे स्लोप, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा एक्सेलरेशन, और उसको जब आप एरिया निकाल के आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको जो क्वांटिटी आएगी निकल के उसका कोई मतलब नहीं होगा। देखो इसका जो क्वांटिटी आएगी वो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम के फॉर्म में ही आएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मीटर सेकंड्स नहीं होती, कोई मतलब कोई ऐसे फिजिक्स में यूज्ड क्वांटिटी नहीं है। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, जितने बनाओ डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी तो जितने आप बनाना चाहो बना सकते हो। एनीवेज इधर पे आते हैं अपने ग्राफ पे। तो ग्राफ का जो एरिया स्लोप हमने निकाला डिफरेंशिएशन में सीख लिया, नॉन यूनिफॉर्म का। अब इधर नॉन यूनिफॉर्म का ही सीखेंगे एरिया, लेकिन स्टार्ट अपन जैसे कि अपना रूल है अपन यूनिफॉर्म से स्टार्ट किए हैं, डिफरेंशिएशन भी किए थे, इंटीग्रेशन भी ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्लोप से। तो एक ग्राफ है, ठीक है, ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट करो, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहीं से। अब आपकी वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पे, आप कौन से मतलब क्या आपको उसकी रीडिंग बोले थे, मतलब क्या एंट्रीज दी हैं, उस हिसाब से आप ग्राफ को फिल करोगे, है ना। तो अभी आप पे डिपेंड करता है, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया क्योंकि अपन को ये वाला देखने की ज्यादा आदत है, ठीक है, x1, y, ठीक है। अब जरा इधर देखो, ये इतना अभी पूरा फिगर भूल जाओ, मतलब ये लाइंस आप भूल जाओ, अभी खाली इस ग्राफ को कंसीडर करो, एक ऐसा ग्राफ कंसीडर करो, ठीक है, ठीक है, ऐसा एक ग्राफ कंसीडर करो। मैं जो अगर बोलूँ आपसे कि आप इसका एरिया निकाल दो, इसका अगर मैं आपको बोलूँ एरिया निकाल दो, तो आप बहुत ही आसानी से इसका एरिया निकालो, जो कि अपन ने 8th-9th में पढ़ा ही होता है कहीं ना कहीं। अपन क्या करेंगे, इससे ये y एक्सिस की पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करती हो। मान लो मैं बोलूँ A पॉइंट से B पॉइंट तक एरिया निकाल लो, तो ये B पे अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, A पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ दो लाइन। अब तो y एक्स के परपेंडिकुलर है तो y की पैरेलल लाइन भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो अपन के पास ऐसा ये एक राइट ट्रायंगल या फिर ऐसा एक फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अपन एरिया निकाल लेंगे, इसको एक ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, इसमें रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे देखो ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलूँ आपको ये कोई पॉइंट, ठीक है, मान लो मैं बोलूँ आपको कि कोई पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, है ना। हर ग्राफ में कहीं पे भी आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट बनाओगे तो उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्स वाई के फॉर्म में, है ना। तो मैं मान लूँ कि एक पॉइंट D है इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ एक और पॉइंट E है कहीं पे जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ मतलब यहाँ से यहाँ तक में ग्राफ में जितना उसमें चेंज हुआ उसका पूरा एरिया निकालो, मतलब जितना ग्राफ बढ़ा या घटा जो भी हुआ तो उसका एरिया निकालो। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, y एक्सिस को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दोगे, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हो। अब आपने कार्टेशियन प्लेन के रूल्स पढ़े ही है कि y और x एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो अभी परपेंडिकुलर होते हैं तो ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो इसके जो पैरेलल लाइन बनेगी ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। सिमिलरली ये लाइन ऊपर तक जाएगी, अपन ने यहीं पे इंटरसेक्ट करा के काम खत्म कर दिया। अब सिमिलरली पॉइंट डी पे भी अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे अपन को इतना एरिया कवर मिल जाए पूरा, है ना। फिर कैलकुलेट करना बस बचेगा। पॉइंट ई पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो पॉइंट ई को इंटरसेक्ट करती है और एक्स को इंटरसेक्ट करती है और वाई के पैरेलल भी हो, लाइन ड्रॉ करी तो अपने को एक ये लाइन मिल गई, बाउंड्री आउटर मिल गई। इनर बाउंड्री पे आओ, पॉइंट डी से ई तक निकालना, तो डी पे भी सेम काम करो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक कंस्ट्रक्ट करो जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हो, पॉइंट डी को भी इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। तो पॉइंट डी को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन अपन ने बना ली, ये लाइन बना ली एडी और ये लाइन बना ली बीई, ठीक है। अब ये लाइन जहां जहां पे एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दो ए, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको नाम दे दो बी, ठीक है।
अब एक बात बताओ, आपके पास कुछ ऐसा फिगर नहीं आ जाएगा? ऐसे करोगे इधर इधर और इधर, तो एक लाइन इधर बनाई एक लाइन इधर बनाई, तो ऐसा फिगर आ गया। अब देखो ये ना पूरा पूरा ट्रायंगल है ना पूरा पूरा रेक्टेंगल है, तो अपन का काम कैसा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो हम लोग जैसे इस ट्रायंगल से अगर अपन है ना एक अपने पास एक फिगर ऐसा आ गया है अब अपने सामने कि ना ये पूरा ट्रायंगल है ना ही ये पूरा रेक्टेंगल है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, ब्लैक हाथ इधर है ये, ठीक है, इधर देखो एक बार, ये अपन के पास एक ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन थी, अपन को बोला कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पे एरिया निकालो। अपन ने y के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी जो इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट करती हो और इसको भी इंटरसेक्ट करती हो, y के पैरेलल हो। फिर अपन ने एक लाइन इंटरसेक्ट करी जो इसको भी इंटरसेक्ट करती हो, इधर भी इंटरसेक्ट करती हो, y के पैरेलल हो, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर। अब अपने पास कुछ ऐसा फिगर आ गया, ठीक है, ऐसा। अब ये सब मिटा दो, अपने पास एक ऐसा फिगर आ गया इस टाइप का, ठीक है, और ऐसा ही कुछ इधर बना है, ठीक है। तो अब इसको जरा अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूं, ऐसा फिगर अपने पास आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो फिगर है भाई, इसमें अब ये ना पूरा ट्रायंगल है ना पूरा रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या करोगे, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करोगे जो इसके इस पॉइंट को काटती हो, तो इसको काटेगी एक्स के पैरेलल, तो यहाँ कहीं काटेगी। अब जो ये फिगर बने, अब ये अपन के पास दो प्रॉपर फिगर आ गए, कैसे कैसे, अब देखो जरा, और इसको थोड़ा दूर भी बना देते हैं आपके लिए। ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, अपने पास अब दो पूरे फिगर आ गए। अब इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, इस ट्रायंगल का अलग लगा दो, इसका अलग लगा दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो जो एरिया है पूरे कर्व का एरिया निकल आएगा। अब अपन ने यहाँ पे वही किया है, मैंने बस थोड़ा फॉर्मली लिखा है, उसको नेमिंग दे दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अभी वाला मत लेना, बहुत मैंने इसमें गोलागारी कर दी है। अब आप चाहें तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कर लो, लगभग 1 मिनट समथिंग पे, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। चलो अब जरा देखिए कि ये जो ग्राफ अपना बन गया, इसमें एक लाइन बन गई, अपन ने दो पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी, जो फिगर आया उसके पैरेलल एक एक्स के पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी जो उसको कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो अपन के पास एक ये रेक्टेंगल आ गया और एक ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब ये कहीं पे ए पे इंटरसेक्ट करी, ये बी पे इंटरसेक्ट करी, और जो एक्स के पैरेलल लाइन बनाई वो उसको डी से इंटरसेक्ट करती हुई गई और सी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, ठीक है, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। और ये ई पे इंटरसेक्ट, ई पॉइंट हमने को दिया, तो अपने पास कर्व जो है उसका नाम क्या है, ए बी सी ई डी, ठीक है, या ए डी ई सी बी, दोनों आप बोल सकते हो उस कर्व को। तो ये जो ए डी ई सी बी कर्व है, इसका एरिया कैसे आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है डी सी बी ए, कैसा, डी सी बी ए क्वाड्रिलेटरल है, जो सेकंड फिगर है अपना, ठीक है। इस पर मैं ऊपर लिख देता हूँ छोटा सा सेकंड फिगर, आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं इसके तो आप लिख सकते हैं साथ में। सेकंड फिगर है अपना यहाँ, और ये वाला ट्रायंगल ये अपना फर्स्ट फिगर है ना। तो कुल मिला के ये एरिया का सिंबल होता है, एरिया और ब्रैकेट मतलब एरिया ऑफ जो भी अंदर लिखा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डी सॉरी डी सी बी ए या फिर ए बी सी डी, कुछ भी दे सकते हो नाम, डी सी बी ए या ए बी सी डी, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी या ई डी सी जो आपको नाम देना हो, या सी ई डी या डी ई सी जो आपको नाम देना हो, आपकी मर्जी है ना। तो ये इनका एरिया का सम। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, दिख रहा है रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी इसका एरिया आ जाएगा, L इंटू बी, ठीक है, ये L ये B लेंथ ये ब्रेड्थ, और इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे तो क्रिटिकल पार्ट आ रहा है। अपन ने वाइट के पैरेलल जो लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली, इसकी लेंथ तो मैंने बताई ही नहीं आपको। देखो आपने को उसकी लेंथ थोड़ी इनफाइनाइट है क्योंकि लाइन है वो, तो अपने को इस लाइन की नहीं, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ से मतलब है, जो कि यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया, यानी EB की लेंथ से मतलब है। तो EB की लेंथ कुछ y2 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं y2, क्योंकि E का डिस्टेंस y2 है x एक्सिस से, E का डिस्टेंस y2 है x एक्सिस से, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट और द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो इसका E का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, y कोऑर्डिनेट यानी y2 के बराबर, तो ये डिस्टेंस y2 है। अब इधर D देखो, D का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y1 के बराबर, तो ये y1 डिस्टेंस आ गया आपका। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ तक तो ठीक है, तो ये तो अपनी दोनों की लेंथ आ गई। अब जरा ब्रेड्थ में देखो, पॉइंट B का इससे डिस्टेंस कितना है, छोड़ो, ये कोई पॉइंट x1 था,
अब इस पॉइंट x1 जो है ये किस पे है, ये पॉइंट x1 पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है। x1 का y से डिस्टेंस कितना है, x इस डी पॉइंट का y से डिस्टेंस कितना है, x कोऑर्डिनेट यानी x1 के बराबर। और इस E पॉइंट का y से डिस्टेंस कितना है, इसके x कोऑर्डिनेट x2 के बराबर। इधर देखो जरा, ये x2 था, ये x1 था, तो अपने को ये डिस्टेंस निकालनी बीच की, तो x2 माइनस x1 कर दोगे, इस डिस्टेंस में इतना निकाल दोगे है ना, इस डिस्टेंस में इतना निकाल दोगे तो आपको इतना डिस्टेंस कौन सा मिलेगा बताओ, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज की गलती हो गई, इसको आप कोई डिस्टेंस ले लो x2 माइनस ओरिजिन कर दो डिस्टेंस है x2 माइनस ये पूरा, मतलब रुको मैं वापस बताता हूँ, इतने डिस्टेंस में इतना निकाल दोगे तो इसको मान लो OA डिस्टेंस, OA x2 में से OA निकाल दोगे, इतने में से इतना निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस ये बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। अब जरा इधर पे आइए, ये y2 है, ये y1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, ये OA है तो x2 माइनस x1 के बजाय यहाँ पे OA लिख देते हैं। थोड़ा मैंने गलती कर दी थी, माफी चाहूंगा। OA यहाँ पे भी OA हाँ ठीक है, भूल हो गया, सही है। अब जरा देखो, अब इस रेक्टेंगल की बात करें, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी x2 माइनस OA और इसकी ब्रेड्थ कितनी थी y1, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ x2 माइनस OA इंटू y1, ये इसका एरिया आ गया। अब ट्राइंगल पे आप प्लस करना है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बेस इंटू हाइट कैसे परपेंडिकुलर है आप खुद समझ लो, ये x के पैरेलल है, ये y के पैरेलल है, तो x के पैरेलल लाइन और y के पैरेलल लाइन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, जरा इधर देखिए, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये तो समझ गए, ये राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, देखो बेस कितना है इसका, जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ है, तो वो इस ट्रायंगल का बेस है। तो x2 माइनस OA ये इसका बेस है, यहाँ पे सॉरी x2 माइनस OA ये इसका बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, देखो हाइट पे तो क्रिटिकल सवाल उठता है। ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस निकाला, तो इसमें से इतना निकाल, देखो वापस बताता हूँ, इसमें से इतना निकाल दोगे तो इतना पता चल जाएगा। तो y2 में से y1 निकाल दिया तो ये डिस्टेंस CE पता चल जाएगा। तो y2 माइनस y1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये CE के बराबर आ जाएगा। ये मैं लिखता जा रहा हूँ साथ में। अब इसमें से पूरे में से x2 माइनस OA कॉमन निकाल लो, नहीं निकालना नहीं भी निकाल सकते, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा इतना, बट मैंने यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन के लिए कर दिया। तो x2 माइनस OA ये इसका एरिया आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई हमारे इंटीग्रल में बेसिक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन की बात। ये हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन की बात, ये हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात। अब अपन जरा एबनॉर्मल कंडीशन पे आएंगे, और इसको खाली यहीं पे ग्राफ आपको बता के इसका मैं वीडियो बंद कर दूंगा। थोड़ा सा इसको सस्पेंस रखेंगे अपन, जिससे थोड़ा जीवन में सस्पेंस तो होना चाहिए यार, है ना। तो चलो मैं इसका ग्राफ बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ। अब देखो ये हमारा दूसरा ग्राफ भी रेडी हो गया, ऐसा कुछ ग्राफ आया है। देखो अब इसमें एक बात मुझे बताइए, इसमें और उसमें ग्राफ में अंतर क्या है, पहले तो आप वो समझो। देखो उस ग्राफ में हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, ऐसा ग्राफ बनाया था जिसकी लाइन एकदम सीधी चली जा रही थी। इसको हटा दो यार, सीधी नहीं है, ये लाइन सीधी चली जा रही थी। इसमें एरिया निकालना था, यहाँ और यहाँ के बीच में कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो ये फिगर आ गया अपने पास। यहाँ एक कंस्ट्रक्ट किया, एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, तो अपने पास इस पूरे का एरिया आ गया। अब इधर पे और इधर पे क्या अंतर है, देखो इसको हटाइए, अब इधर पे आइए जरा, यहाँ और यहाँ क्या अंतर था। अब देखो यहाँ पे भी हमें A और B के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, कोई पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ पे इनके बीच का एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो अब आप पूछोगे क्यों नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, मैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कर सकते हो, चलो करके भी देख लेते हैं एक बार। परपेंडिकुलर तो मान लो अपन ने खींच ली, ठीक है, ये पॉइंट A x1 y1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट। अब अपन को यार इसको नीचे लिख दो, आपको ऐसे लाइन खींचनी है A x1 y1, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब देखो
मेरे को यहाँ पे पीरियड निकालना है, चलो ठीक है आपके बोलने पे मैं निकाल देता हूँ। एक्स के पैरेलल एक लाइन यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन मान लो कंस्ट्रक्ट कर दी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ठीक है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी आई बिलीव, समझ में आ रहा होगा। ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलोगे ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया होगा, ठीक है चलो बन गया, जाओ बन गया, तो माफ किया तुमको, बन गया। इसका एरिया निकाल डालो, चलो ठीक है इसका एरिया निकाल देते हैं। एक बार निकाल के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये x2 और ये x1, तो ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस ये o मान लो इस पॉइंट को, तो माइनस OC, ये लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भैया जल्दी बताओ, y1 हो जाएगी, y1 हो जाएगी। तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लो भैया, निकाल देते हैं। चलो आपको बोलने में ये भी कर देते हैं। ये A है, ये B है, इस पॉइंट को हम C मान लो, इसको अच्छा C हो चुका है क्या, इसको E मान लो, चलो तब माफ किए तुमको, E मान लो इसको। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC या ACDE, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE कितना आ जाएगा भैया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, ठीक चलो मान लिए। लेंथ कितनी है x2 माइनस OC इंटू ब्रेड्थ कितनी है y1, ठीक ठीक जो तुम बोलो वो। अब एक बात बताओ, ये कहाँ से ट्राइंगल है, ठीक है यहाँ तो निकाल लिए हो, अब तुमको एक ट्राइंगल भी तो बना था, याद रखो ना ABE, यहाँ पे एक ट्राइंगल भी तो बना था, ट्राइंगल ABE बना था ना, इसका क्या करोगे। अब यह आपका सस्पेंस है, इसका क्या करोगे। मालूम मैं निकाल भी लूँ तो ये तो ट्राइंगल है ही नहीं, ये तो ट्राइंगल है ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्व है, ये यहाँ इतना जो है तो ये तो कर्व है, हमको तो ये चाहिए था। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एक काम करो, एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दो जो कि इसको इतने क्लोज पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो कि आपको सब एक बराबर हो जाए। तो जो डेरिवेटिव में करते थे वही अप्रोच हो गई, ये डेरिवेटिव वाली अप्रोच थी। एक बात मान लो तुम जरा, एक बात मान लो, तो देखो ये हमने डेरिवेटिव वाली अप्रोच लगा दी, ठीक है मान लो मैं कर भी लूँ। डेरिवेटिव में याद रखना, डेरिवेटिव में मैंने इस वर्ड का यूज किया था इंस्टेंटेनियस, वर्ड यूज किया था इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस यानी इस इंस्टेंट पे, और ये कोई इंस्टेंट नहीं है भैया, बहुत बड़ा इंटरवल है। तो इस इंस्टेंट पे मान लो मैंने निकाल भी लिया एरिया, ठीक है मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा कर्व था, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा दिया, तो ये अरे यार ठीक है मैंने यहाँ पे मान लो एक कंस्ट्रक्ट करा भी दिया, तो ये मेरा आ गया, तो ये इस इंस्टेंट पे एरिया निकला। अभी मेरे को यहाँ थोड़ा निकालना है मेरे भाई, मुझे तो पूरे इतने का निकालना है, एरिया निकालना है, समझो मेरी बात, एरिया निकालना है, किसी पॉइंट की वैल्यू नहीं निकालनी। याद रखना डी वाई डी एक्स और वाई जो करते हो ना तुम, तो ये एक पॉइंट की वैल्यू बताता है, पॉइंट की वैल्यू बताता है। मुझे पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंटरवल की वैल्यू चाहिए, मुझे इंटरवल की वैल्यू चाहिए, पूरा इतना इतने की वैल्यू चाहिए। अब ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप सोचोगे, ये आपके लिए सस्पेंस है कि कैसे 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 कैलकुलेट करेंगे तुम इसको। ये अब आपका होमवर्क है, ये अब आप सोच के बताना मुझे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए कि जो मेरा आंसर आए वो एक्यूरेट भी आ जाए। एक हिंट देता हूँ, अप्रोच वही जो डिफरेंशिएशन में करी थी, लेकिन उसमें ये लाइन नहीं खींचनी है, डिफरेंट मतलब लाइन तो खींचनी है, लेकिन सारे डिफरेंशिएट किए हुए एलिमेंट्स को, सारे डिफरेंशिएट किए हुए एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। ये आपको एक हिंट है मेरी तरफ से, इसके अलावा मैं आज नहीं बताऊंगा, आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। शॉर्ट वीडियोस के ड्यूरेशन पे अपन इंट्रोडक्शन देंगे लेंगे और काम खत्म करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये कंटेंट फ्री कंटेंट है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट को रिसीव कर पाएँ, ठीक है। वीडियो लाइक ज़रूर से करके जाना, और कमेंट में अपने डाउट पूछिए, कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके अपने डाउट में, तो मैं यूजुअली एक्टिव हो जाऊँगा, उसमें आप अपने डाउट पूछ लो। कहीं ना कहीं से डाउट मतलब आपके कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डाउट हो तो अब आप ये सोचने बैठ जाओ तुम कहाँ पूछे कैसे पूछे, यहाँ आपको जो जैसा जिस लेवल का डाउट है आप पूछ लो, ठीक है। इधर नहीं समझ में आएगा, मैं पूरी रिसर्च करके आपका डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन मैं करूँगा जरूर, ठीक है। तो इससे इतना जान लो कि भाई आपको पढ़ना बस नहीं रोकना है,
आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ना बस नहीं रोको, आपको खाली ये काम करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, बस उसको मत रोको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करना, हालांकि प्रोबेबिलिटी कम है आपको समझने की, कोशिश करना, अगर समझ में आ गया इसका मतलब है कि कोई इंटीग्रेशन बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद के जो कंसेप्ट है इतना अगर समझ में आ गया तो इसके बाद कंसेप्ट हलवा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद पूरा वही डिफरेंशियल वाला है, पता है। एक बात मैं तुमको बता दूं जाते जाते कि डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी होता था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स होता है इंटीग्रल u डी एक्स प्लस इंटीग्रल v डी एक्स। इतने हलवा कंसेप्ट में जो डिफरेंशिएशन बड़ा कुछ ठोकना है आपके, अगर इतना बस आपको समझना है, यही डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल काम है, इतना समझ लिए बस आपका जीवन सफल है। आपको इंटीग्रेशन में आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब आपको अपने आप बुद्धि में घुसता जाएगा, नहीं घुस थोड़ा रिवीजन मानना घुस जाएगा, उससे ज़्यादा आपको लगेगा कि मैं गारंटी देता हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते रहे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।